हेलो एवरीवन, दिस इज गौतम गेहानी, लेक्चरर फ्रॉम रविशंकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी भोपाल। तो बेटा, आज हम बायोकेमिस्ट्री का यूनिट 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। जब हम बायो एनर्जेटिक्स की बात करें तो भाई बायो एनर्जेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में निकल के आता है, क्योंकि पूरे बायोकेमिस्ट्री में हमें जितनी भी साइकिल्स पढ़नी है, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़नी है, हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में हम ये बात करते हैं कि कितनी एनर्जी जो है वो खर्च हुई है, मतलब कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है और कितनी एनर्जी फाइनली रिलीज हुई है। तो बायो एनर्जेटिक्स आपको पूरे बायोकेमिस्ट्री में हर साइकिल के बाद में आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो बायो एनर्जेटिक्स असल में होता क्या है? तो भाई बायो एनर्जेटिक्स जो है, या मैं कह दूं बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है, दिस इज द फील्ड ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज इन अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, या मैं कह दूं बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस हो, चाहे वो टीसीए हो, चाहे वो क्राफ्ट साइकिल हो, हर जगह कुछ एनर्जी इन्वेस्ट होती है और कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो शुरुआत जब हुई थी हमारे उस मेटाबॉलिक रिएक्शन की, तब से लेकर के मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट होने तक, मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होने तक कितनी एनर्जी में चेंज आया है, उसी की स्टडी को बेटा हमने कह दिया है बायो एनर्जेटिक्स। अब अगर मैं इसी बायो एनर्जेटिक्स की बात करूं तो बेटा इसी बायो एनर्जेटिक्स में, जैसा मैंने अभी कहा, हमें यहां पर मतलब है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ एनर्जी से। हमें कोई मतलब नहीं है बीच में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं उससे क्या हो रहा है। व्हाट वी डिमांड इज, जब रिएक्शन शुरू हुआ था, जब रिएक्टेंट स्टेट था, तो एनर्जी क्या थी, और जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो चुका है तो एनर्जी हमारी कहां पहुंच चुकी है। एंड डिपेंडिंग अपॉन की एनर्जी रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा थी या प्रोडक्ट साइड पे कम थी या वाइस वर्सा, हमने इस पूरे बायो एनर्जेटिक्स को क्लासिफाई कर दिया दो टाइप। तो हमने कहा भाई एक जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हो सकती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकती है, इट कुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड एंडरगोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो एनर्जी रिएक्टेंट के पास बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब रिएक्शन एंड हुई, रिएक्शन जब प्रोसीड होके प्रोडक्ट बना चुका है, उस टाइम पे क्या हो चुका है, उस टाइम पे उसकी एनर्जी रिड्यूस हो चुकी है। तो पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी रिड्यूस हो गई, मतलब एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूं एंडरगोनिक रिएक्शन के बारे में, तो भाई एंडरगोनिक रिएक्शन नाम में समझ में आ रहा है, एंडो डिमांड कर रहा है, मतलब ये एनर्जी ले रहा है। यहां पर इस रिएक्शन में, इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करते वक्त एनर्जी कंज्यूम करेगा, जिसके कारण रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी जो है वो कम होगी, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो भाई वहां पर एनर्जी ज्यादा होगी। तो क्योंकि एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है, इसीलिए भाई हमने इसको कह दिया है एंडरगोनिक रिएक्शन। अब यहां से अगर हम बात करें तो हमें आगे बढ़ने से पहले, प्रोसीड करने से पहले, हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो समझ लेने चाहिए। तो हम उन टर्म्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला टर्म जो हो जाता है दैट इज फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहां पर ये असल में वो एनर्जी होती है जो कि सेल के लिए अवेलेबल होती है यूज करने के लिए। इट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज अवेलेबल टू द सेल, जिसको वो सेल क्या कर पाए, यूज कर पाए। इसको हम लोग बोल देते हैं फ्री एनर्जी। अब ये जो फ्री एनर्जी होता है, फ्री एनर्जी में जो चेंज हुआ मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो था, और मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो एनर्जी में चेंज हुआ, उस चेंज को हम लोग बेटा डिनोट कर देते हैं डेल्टा जी से। जी स्टैंड फॉर गिव फ्री एनर्जी, है ना। तो डेल्टा जी से हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। फिर आ जाए हम लोग, तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज एंथैल्पी। कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत सारी ऐसी होती है बेटा, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पर हीट में चेंज आ रहा है, इधर हीट बढ़ रही है या फिर हीट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो हीट एनर्जी में जब चेंज आएगा, हीट रिलीज हुई या हीट एब्जॉर्ब हुई, तो उसी चेंज को बेटा हमने क्या बोल दिया है, एंथैल्पी, जिसको हमने डिनोट कर दिया डेल्टा एच। यहां पे आप देख भी सकते हैं, इट इज मेजर ऑफ द चेंज इन हीट। तो इसी को हमने कहा है भाई एंथैल्पी। एंथैल्पी के बाद एक और टर्म आ जाता है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हमने डिनोट किया है भाई डेल्टा एस से। तो बेटा डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस पे आप अगर ध्यान देंगे तो डेल्टा एस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो उस रिएक्शन के दौरान रैंडमनेस में या डिसऑर्डर में कितना चेंज आया है। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करना स्टार्ट हुए तब से लेके प्रोडक्ट फॉर्म होने तक कितना रैंडमनेस आया, कितना चेंज आया, कितना ज्यादा मुझे कहना चाहिए आयंस का फॉर्मेशन हुआ है, कितने नए मॉलिक्यूल्स बने और कितने मॉलिक्यूल्स बन के वापस से टूट गए, और बेसिकली पूरे चेंजेस इस ड्यूरेशन में जो है उसी को हमने कहा है रैंडमनेस। तो रैंडमनेस कब होती है भाई, रिएक्शन जब स्टार्ट होता है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ तब रैंडमनेस नहीं है, धीरे धीरे रैंडमनेस बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा, प्रोडक्ट बनते बनते क्या होगी,
हमारा जो रैंडमनेस है वो मैक्सिमम अचीव हो जाएगा, या मैं इसको कह दूं इट विल बी मैक्सिमम जब क्या अचीव हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके बिना कहानी आगे बढ़ पाना बहुत डिफिकल्ट है। अगले पार्ट पे हैं तो इन तीनों टर्म्स में हम बेटा क्या करते हैं, एक रिलेशन निकाल लेते हैं। हमने जो तीनों टर्म्स पढ़े उनके बीच में रिलेशन क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पर रिलेशन निकल के आता है भाई डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी कि चेंज इन फ्री एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन मल्टीप्लाइड बाय द एंट्रोपी। ये क्या बताता है, ये हमें किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में हो रहे फ्री एनर्जी चेंज के बारे में डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। जो हमने कैसे निकाल लिया, हमने बोल दिया भाई कि हमारा यहाँ पर क्या था, एंथैल्पी थी। एंथैल्पी में क्या हुआ, एंथैल्पी में से हमने क्या माइनस कर दिया, टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन मल्टीप्लाइड बाय द एंट्रोपी। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, हम किसी भी रिएक्शन की, किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे की, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की क्या निकाल पाएंगे, फ्री एनर्जी चेंज निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी यहां पर अगर देखा जाए तो यहां से इसी फ्री एनर्जी से एक और नया टर्म, नया स्टेटमेंट निकल के आ जाता है, दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। जब मैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की बात करता हूं तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इंडिकेट्स, ध्यान दीजिएगा यहां पे कुछ चीजें स्पेसिफाई हो जाने वाली हैं। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो है इट इंडिकेट्स द फ्री एनर्जी चेंज, indicates the free energy change when the reactant and the product are at a concentration of 1 mole per liter pH 7.0 या 7.0। यानी कि फ्री एनर्जी चेंज में मैंने क्या किया, कुछ कंडीशंस डाल दी, जो कि मैंने कह दिया यहां पर जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब 1 मोल पर लीटर हो जाएगा, और यहां पर जब उस पूरे केमिकल मुझे कहना चाहिए सोल्यूशन का, या मुझे कहना चाहिए उस पूरे नहीं, तो बेटा यहां पे क्या कहा मैंने, तो बेटा इसका मतलब ये निकल के आया है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो कब नोट होगा, वो कब ऑब्जर्व किया जाएगा, जब हमारा रिएक्टेंट और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो एट द पीएच 7.0, तब जो फ्री एनर्जी चेंज हमें देखने को मिलेगा उसी को हम बेटा कह देंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। फिर यहां पर अब आ गया भाई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आपने कह दिया सर, आपने फ्री एनर्जी भी कह दिया सर, लेकिन अब ये फ्री एनर्जी में आपने कहा सर एक्सर्गोनिक भी होता है, एंडरगोनिक रिएक्शन भी हो रहा है, तो हम कब समझें कि फ्री एनर्जी से हमें क्या समझना चाहिए। आप बोलेंगे सर फ्री एनर्जी से हमें कैसे समझ में आएगा कि कोई रिएक्शन एक्सर्गोनिक हो रही है, एंडरगोनिक होती है, तो आइए जरा उसकी ओर ध्यान। तो भाई एक्सर्गोनिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, फ्री एनर्जी का लॉस हो रहा है, फ्री एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी निकल रही है, मतलब हमारा जो एनर्जी है उसको हम डिनोट कर देंगे नेगेटिव से, हम उसे दिखाएंगे माइनस डेल्टा जी से। जहां पर आप देखेंगे भाई एंडरगोनिक रिएक्शन में हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो सप्लाई की जा रही थी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, तो क्योंकि एनर्जी ली जा रही है तो हमने उसको दिखा दिया पॉजिटिव डेल्टा जी से, यानी कि पॉजिटिव फ्री एनर्जी है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और चीज है, जो एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती है वो बहुत स्पॉन्टेनियसली, झटके से प्रोसीड होती है, बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी, बहुत जल्दी रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन की, तो एंडरगोनिक रिएक्शन क्योंकि एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब कर रही है, धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो ये झटके से आगे प्रोसीड नहीं कर सकती दोस्तों, इसको प्रोसीड करने के लिए टाइम लगेगा, रिएक्टेंट से धीरे 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 क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। दोनों ही में एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो भाई एक्सर्गोनिक रिएक्शन में आप देखेंगे तो जब हमारा एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, एटीपी में जैसे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, यहाँ पे क्या बनता है हमारा एडीपी बन जाता है और फॉस्फेट आयन बनता है, और जब यहाँ पर एटीपी जो है वो टूट गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट आयन में, तो क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर 7.3 कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, इसीलिए बेटा हमने फ्री एनर्जी को यहाँ पर दिखाया है, देखिए -7.3 कैलोरी पर मोल से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। लेकिन वहीं जब हम बात कर लेते हैं हमारे एंडरगोनिक रिएक्शन के बारे में तो बिल्कुल इसका उल्टा हो गया, मतलब मैंने क्या किया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में मैंने फॉस्फेट आयन लगाना चाहा, मैंने एटीपी बनाना चाहा, और जब मैंने एटीपी बनाया तो मैंने एडीपी मतलब कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट आयन के बीच में बॉन्ड ऐड करवाया, नया बॉन्ड फॉर्म करवाया, जिसमें मेरी 7.3 कैलोरी पर मोल एनर्जी खर्च हुई, मुझे 7.3 कैलोरी पर मोल एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी रही। मैंने जब वो सप्लाई किया तो बाय डिफॉल्ट मेरी जो डेल्टा जी नॉट है, मेरी जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो कितनी आ गई, वो +7.3 कैलोरी पर मोल आ गई। तो बच्चे ये है डिफरेंस बिटवीन हमारा एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, बाकी की बातें हम लोग, बाकी का जो हमारा टॉपिक है वो भाई हम लोग अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम इनके बीच में रिलेशनशिप्स निकालेंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन जैसा पार्ट चलेगा, बट आपको मजा जरूर आएगा।
तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एवरीवन. सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.